Good morning, students. Welcome to QuestPod 18. ये QuestPod जब तक आएगा तब तक आपके ऊपर SBI असिस्टेंट प्री का कुछ बच्चों का स्ट्रेस हट जाएगा, कुछ बच्चों का स्ट्रेस रहेगा because SBI असिस्टेंट प्री आपकी चालू रहेगी. I mean to say literally that will be going on. But anyways, क्योंकि आप इसको SBI असिस्टेंट प्री के बाद सुने, इसीलिए मैंने इसमें मेन एग्जाम स्ट्रैटेजी बताई है. क्या ग्रामर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं. एंड एज यूजुअल स्टडी प्लान अलोंग विथ वर्ड्समिथ, ग्रामर गीक एंड अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स. इस क्वेस्ट पार्ट को आप आपके SBI असिस्टेंट प्री एग्जाम के बाद सुनिए. अगेन आई रिपीट, इस क्वेस्ट पार्ट को आप अपने SBI असिस्टेंट प्री एग्जाम के बाद सुनिए ताकि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. जैसे कहा जाता है ना कि until and unless you have seen Avengers Endgame, स्पाइडरमैन का लेटेस्ट नहीं देखना चाहिए मूवी. सेम थिंग. सो once you are done with SBI assistant pre-exam, please go through this QuestPod 18. The first thing, students के doubts ले लेती हूं मैं. Especially beginners. मैम शुरुआत कहां से करें? आज ही आकाश से मेरी बात हुई और आकाश का था फोन कि मैम मेरा गैप पड़ गया है, अब मैं वापस से कैसे स्टार्ट करूं. सो बिगिनर्स को कैसे शुरू करना चाहिए, जो बच्चे रीस्टार्ट करना चाहते हैं उनका कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के इशू, ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आए थे स्टूडेंट्स के थ्रू. तो मैंने सोचा कि मैं किसी का नाम मेंशन ना करते हुए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स QuestPod में दे दूं. द फर्स्ट इज बिगिनर्स हाउ टू स्टार्ट, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम 7th बैच, स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th बैच और स्टूडेंट्स जो शायद अभी क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिगिनर्स के लिए स्पेशल सजेशन होता है बुक रीडिंग. रीडिंग की दुनिया में आपको पहला कदम रखना है. बट रीडिंग की दुनिया में पहला ही कदम अगर बहुत ड्राई हो, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो, तो इंसान पढ़ना ही छोड़ देता है. इसीलिए जनरली मैं जो बच्चे रीडिंग को शुरुआत करते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि कभी भी न्यूज़पेपर या द हिंदू या एडिटोरियल पेज मत पढ़ना. यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग स्मॉल स्टोरीज, स्टार्ट रीडिंग विथ स्टोरी बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑफ सुधा मूर्ति जी. आप उनसे शुरू करिए. द फर्स्ट थिंग दैट बिगिनर्स शुड डू इज स्टार्ट रीडिंग बुक्स, एंड बुक्स स्पेशली ऑफ सुधा मूर्ति जी, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण वुड डू. स्टार्ट रीडिंग बुक्स फर्स्ट. सेकेंड अटैक करना चाहिए वोकैबुलरी पे.
ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इंग्लिश के 10 ही शब्द आते हैं तो मेरी इंग्लिश की दुनिया बहुत छोटी, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश के 1000 शब्द आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाता है इंग्लिश का, राइट? सो सेकंड अटैक करना चाहिए वोकैबुलरी पे। मैम वोकैबुलरी कहां से करें? स्टूडेंट्स, अच्छा इंग्लिश का लर्नर वही होता है जो अपने साथ डिक्शनरी हमेशा कैरी करता है। माई पर्सनल फेवरेट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लेकिन वो बिना इंटरनेट के नहीं चलती है, इसीलिए आप अपने मोबाइल में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी इंस्टॉल करें जो बिना इंटरनेट के भी काम करती है। अदरवाइज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज आर रियली गुड डिक्शनरीज, कैन गो फॉर दैट। डिक्शनरी के बाद, वोकैबुलरी के बाद, बुक रीडिंग के बाद तीसरा अटैक करिए, स्टार्ट सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितने आरसी सॉल्व कर सकते हैं उतने आरसी आप सॉल्व करें। मैम कहां से करें? आप गूगल पे जाके भी टाइप करेंगे कि सिंपल आरसीज, इजी आरसीज फॉर 10th स्टैंडर्ड, अनसीन पैसेजेस फॉर 9th स्टैंडर्ड, तो भी आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली बिगिनर्स ने 3 कामों की शुरुआत अच्छे से करना चाहिए। स्टार्ट विथ रीडिंग, स्पेशली बुक रीडिंग। स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम वोकैबुलरी, 24 ऐप से भी कर सकते हैं, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, हिंदू वोकैबुलरी का एक ऐप है, nudge.me ऐप है, आप इस पे से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। एक्चुअली दिस विल हेल्प यू टू गेज योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल। नेक्स्ट इज रीडिंग इज ट्रबलसम। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। मुझे डॉक्टर बनना है मैडम, लेकिन मैं ना किसी का ब्लड नहीं देख सकता, मुझे ब्लड देख के डर लगता है। कैसे डॉक्टर बनोगे आप? मुझे इंग्लिश सीखनी है मैम, लेकिन मुझे रीडिंग नहीं पसंद। इट इज सेम एज दैट, सिंपल एज दैट। स्टूडेंट्स, आप रीडिंग से भाग नहीं सकते। रीडिंग इज समथिंग विच इज, आई थिंक दिस इज नॉन नेगोशिएबल। When it comes to English score, reading is non-negotiable. Please don't negotiate with me. सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको दवाई खानी है। अब चाहे दवाई आपकी मम्मी आपको खुशी से खिलाए और आप खुशी से खाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको याद है छोटे बच्चों को हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती दवाई पिलाई जाती है। सेम अप्लाइज फॉर यू। चाहे तुम हंस के रीड करो, चाहे तुम रो के रीड करो, चाहे तुम समझ के रीड करो, चाहे तुम बिना समझे रीड करो, रीडिंग तो करनी है। I know it's troublesome because you have never done this before. लाइफ में कोई चीज डिफिकल्ट तभी होती है जब हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। So anything which is not practiced is difficult. So the moment you start taking interest, it will become interesting. Now troublesome in the sense, what I mean to say students, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम स्टोरी बुक भी पढ़ने का मन नहीं है, तो अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में, कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करें। सपोज आई वांट टू रीड मोर अबाउट नासा, आई वांट टू रीड मोर अबाउट स्पेस, आई वांट टू रीड मोर अबाउट यूनिवर्स, नो प्रॉब्लम। आप गूगल पे जाएं, आप वहां पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक पोस्ट करें एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट इट। सो बट रीडिंग इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल। ओके, सो आप वहां पे कंजूसी करोगे, स्कोर नहीं आएगा। बिकॉज मैंने बहुत बार ये बोला है, अगेन आई रिपीट दिस थिंग, योर इंग्लिश स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रीडिंग स्टफ। Your English score is directly proportional to the quality and quantity of the reading stuff. इसीलिए आज के स्टार परफॉर्मर के बारे में भी मैं वही बात करूंगी, और वो बच्चे को मैंने आज स्पेशल रेफरेंस दिया है बिकॉज उसका इंग्लिश का स्कोर सिर्फ रीडिंग से बड़ा है। ओके, गैप के बाद कैसे रीस्टार्ट करें? स्टूडेंट्स जिन्होंने गैप ले लिया है उनको कैसे रीस्टार्ट करना है? 15 दिन का गैप, 1 महीने का गैप, 2 महीने का गैप। और गैप भी क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज दैट might be going on in your family or maybe some any other issue. Now listen students, गैप के बाद रीस्टार्ट करने के लिए 1.5 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग, 1.5 घंटा बुक रीडिंग। ओके, वोकैबुलरी को रिवाइज करो, जितनी भी वोकैबुलरी आपने अपनी नोटबुक में जमा की है, फॉलोड बाय आरसी की प्रैक्टिस एंड अड्डा 24/7 के क्विजेस, 10 मार्क 15 मार्क, ऑलिव बोर्ड के 10 मार्क 15 मार्क के क्विजेस आप शुरू करें। ठीक, नेक्स्ट ग्रामर, स्पॉट द एरर। ग्रामर में स्पॉट द एरर में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं कि मैम हमको स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस नहीं जम रहे, तो क्या इसके लिए हम पूरा ग्रामर पढ़े जो आपने ऑलमोस्ट 20-25 लेक्चर्स में लिया है? नहीं, आपको ग्रामर के लिए 25 गोल्डन ग्रामर रूल्स का एक पीडीएफ है जो एसएसए के मेन चैनल पे भी है। अगर आप सर्च करेंगे ग्रामर बेसिक तो आपको ये 25 गोल्डन ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे।
उतने रूल्स तो आपको कम से कम बाहर रट्टा मारने। जैसे मैथ्स में होता है ना 1 to 10 तक के टेबल्स आने चाहिए, बाकी का मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हो, राइट? सो 1 to 10 जो मिनिमम है उतने टेबल्स तो हर बच्चे को लर्न होने चाहिए। सेम वो जो 25 गोल्डन ग्रामर रूल्स है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप उसको डेली रिवाइज करें। बाकी का ग्रामर अगर आपने स्किप भी किया तो चलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 80 to 70% ग्रामर वो कवर कर लेता है। नेक्स्ट, स्कोर का इशू है। अगेन आई से स्टूडेंट, स्कोर का इशू दो ही कारणों की वजह से आता है। आई रिपीट अगेन, स्कोर का प्रॉब्लम दो ही कारणों की वजह से आएगा। एक तो तुम्हारा माइंडसेट, अगर तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, सेल्फ डाउट है, तुम किसी से झगड़ा करके इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, तो स्कोर कभी अच्छा नहीं आने वाला। लेकिन वही पॉजिटिविटी है, काम हो, मूड बहुत अच्छा है, मम्मी डैडी ने आपकी बहुत अच्छे से तारीफ कर दी, तो स्कोर अच्छा आएगा। योर माइंडसेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंग्लिश स्कोर। एंड सेकेंड इज योर चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अगर पेपर मॉडरेट है और तुमने सारे डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चंस पे ही अटैक किया, स्कोर नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर 30 या 40 क्वेश्चंस बनाता है तो उसमें से 50% क्वेश्चंस इजी रखता है। अब रिमेनिंग 50% में उसको चॉइस दी जाती है कि वो ट्रिकी डाले, मॉडरेट डाले, डिफिकल्ट डाले। आपको कहां अटैक है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ने पे जो क्वेश्चन समझता है दैट इज एन इजी क्वेश्चन। एक बार रीडिंग पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता दैट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन। मैम एक बार पढ़ने पर भी, 2 बार पढ़ने पर भी नहीं समझ रहा, इट मींस इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस काफी क्लोज है, इट मींस इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट, और ये डिफरेंशिएशन आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा। हम तो प्रैक्टिस करते हैं फिर भी डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा, बिकॉज इसके लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस लगती है। कॉन्शियस प्रैक्टिस, कॉन्शियस मतलब आपका दिमाग अलर्ट होना चाहिए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, नॉट जस्ट फिजिकली यू आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, बट यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी के लिए क्या करें? ओके, रोज सुबह उठने से पहले अपने आप को अपना पर्पस याद दिलाओ। आज 9th जुलाई, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? आज 10th जुलाई, मेरा इस साल का टारगेट क्या है? आज 11th जुलाई, आज के दिन मुझे कितनी पढ़ाई करनी है? आप समझ रहे हो मैंने आपको कैसे लाया? इट इज योर गोल, योर पर्पस, देन दिस ईयर्स टारगेट और गोल, और आज का दिन मुझे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे सोचता हूं, तो फॉर दो स्टूडेंट्स, वन डे एट अ टाइम, आज का दिन मुझे क्या करना है, मेरे आज के क्या टारगेट्स हैं, आज की मेरी कितना पढ़ाई का कोटा है जो मुझे कंप्लीट करना है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन आर नॉट मेंट फॉर यू। क्लियर? कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप MBA CET है, MBA CAT है, आप स्टाफ सिलेक्शन करें, रेलवेज करें, कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द की फॉर दैट। क्लियर? और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप वन डे एट अ टाइम लेते हो। आज का काम इतना है, इतना ही करना है, आज इतना खत्म करना है, दैट्स इट। वन डे एट अ टाइम विल गिव यू कंसिस्टेंसी। क्लियर? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। स्टार परफॉर्मर्स में बेसिकली इस बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। रीजन आप अगर देख सकते हो, वैभव सर ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है, 2 महीने लगातार रीडिंग करने के बाद स्कोर का डिफरेंस क्या आया। और इनफैक्ट तुषार का ये कहना था कि मैम प्लीज ये आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको रीडिंग के बेनिफिट्स कितने होते हैं ये पता चले। सो स्टूडेंट्स, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट तुषार। आप वैभव से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इमेज को एनलार्ज करें ताकि तुषार का मैसेज ये बच्चे अपनी आंखों से देख सके। रीडिंग के पहले कितना स्कोर था, 2 महीने लगातार रीडिंग करने के बाद क्या स्कोर आया, आपके सामने ये चीज है। सो आई वोंट से एनीथिंग, द इमेज will say everything now. I won't say anything about it. Next, grammar for banking exams. मैं इस सवाल का जवाब फोन पे और टेलीग्राम पे देते देते थक गई थी, तो मैंने कुछ बच्चों को कहा कि I will discuss this in QuestPod 18. I will discuss this in QuestPod 18. It is all about कि क्या मैम ग्रामर इंपॉर्टेंट है, क्या हमको ग्रामर करना चाहिए अगर हमको बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको बता दूं मैं, ग्रामर कौन से क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है।
ग्रामर का क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ग्रामर का क्वेश्चन, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। ये आया तो मेंस में आता है 5 to 8 मार्क्स के लिए। ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है, जो अगेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए वैल्यू रखता है। इसके अलावा ग्रामर का कहीं पर भी यूज नहीं है। मैम ऐसे कैसे कह रही हैं आप? ग्रामर तो स्पॉट द एरर है ना। अगेन ऐसे स्पॉट द एरर यानी एरर कहां है, एरर कहां है के लिए रीडिंग सफिशिएंट है। जब आप रीड करते हो तो रीडिंग पे ही समझ में आता कि एरर यहां है। एरर क्या है, कौन सा रूल गलत जा रहा है, क्यों वो रूल गलत है, उसके लिए ग्रामर है। सो स्पॉट द एरर के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पॉट द एरर 80% एक्यूरेट आप ला सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। अगेन आई रिपीट, स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस 80% एक्यूरेट आप ला सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। यानी 5 में से 4 और 10 में से तकरीबन 8 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आएंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। हाँ, एक आध क्वेश्चन के लिए ग्रामर का रूल पता होना चाहिए। सो 80% स्पॉट द एरर रीडिंग निकाल देता है। हाँ, अगर वो पूछता है कि एरर क्या है तब ग्रामर जरूरी है। बट डज ही टेल यू टू करेक्ट द एरर? नो, ही इज जस्ट आस्किंग यू टू स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर के लिए एरर कहां है के लिए ओनली रीडिंग इज मोर देन सफिशिएंट। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिन्होंने ग्रामर को सीखने में 6 महीने 1 साल डाले हैं विथ नो रिजल्ट्स इन देयर हैंड। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने 2-3 महीने में सिर्फ रीडिंग की और इन्होंने IBPS PO मेंस भी क्रैक किया है। सो ग्रामर का रास्ता जो है वो काफी कठिन रास्ता है, जो आपको अच्छा लिंग्विस्ट बनाएगा बट आपको बैंकिंग की सीट नहीं दिलवाएगा। ठीक है, रीडिंग का रास्ता इजी वे है, मे बी जिससे आप बहुत अच्छे राइटर ना बने बट आप बैंकिंग का जॉब जरूर क्रैक कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में। ग्रामर तो वैसे भी मैं पढ़ाती हूँ, बट चॉइस आपके हाथ में कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है और बेसिकली आपका गोल क्या है। अगर अच्छा लिंग्विस्ट बनना है तो ग्रामर जरूरी है, बट आपको अच्छा बैंकर बनना है, जल्दी बैंकर बनना है, बैंकिंग सीट क्रैक करना है, तो रीडिंग विल बी सफिशिएंट। रीडिंग विल बी सफिशिएंट फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट, मेन एग्जाम का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा स्टूडेंट्स कि आप इसको आपके असिस्टेंट के एग्जाम के बाद देखें, ताकि आपको प्री होने के बाद पता चले कि मेंस में क्या करना है। जब बात मैं करती हूँ इंग्लिश के मेंस एग्जाम की या सेकेंड लेवल के एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स असिस्टेंट में तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है, ऑफिसर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है ऑफिसर लेवल के एग्जाम में। SBI असिस्टेंट मेन एग्जाम और RRB PO मेन एग्जाम, RRB असिस्टेंट मेन एग्जाम, ये तीनों एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो आपका आधा टेंशन हट गया। सबसे पहली चीज, जब हम मेन एग्जाम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रीडिंग का लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब प्री के लिए सुधा मूर्ति जी और रस्किन बॉन्ड की किताबें संभाल लेती हैं, लेकिन जब आप मेन एग्जाम है तो आपको RK नारायण जी की किताबें, आपको विक्रम सेठ की किताबें, आपको मुल्कराज आनंद की किताबें, आपको पोलो कोलो के बुक्स समझने चाहिए। दैट शुड बी योर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल। फर्स्ट, मेन एग्जाम की बात करें तो बिजनेस, इंटरनेशनल और एडिटोरियल पेज आपको फर्स्ट रीडिंग में ही समझ में आना चाहिए विथ एन एक्यूरेट एंड अ प्रॉपर स्पीड, तो आपको मेन का एग्जाम का कॉम्प्रिहेंशन लेवल आया है। RC मेन एग्जाम की जान है। जितने भी बच्चों ने मेन एग्जाम क्रैक किया है, भले ही उन्होंने एग्जाम में जाके RC सॉल्व नहीं किया, बट RC पे उनका कमांड अच्छा है, बिकॉज मेन एग्जाम जो होता है वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, तो RC उसकी जान है। Last but not the least, students, mock test with analysis will help you a lot for students who are preparing for my exam. तो 3 ही चीजें करिए, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अब आप कहोगे मैम वोकैबुलरी गायब हो गई। लिसन स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपको किसी भी भाषा से टच में रहना है तो सबसे पहले उस भाषा की अपडेटेड वोकैबुलरी के टच में रहना पड़ेगा आपको। सो वोकैबुलरी लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। सो आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट
इंग्लिश की पढ़ाई मतलब vocabulary is a part and parcel of it, and you don't need to keep learning vocabulary. Start playing with new words. अच्छा, ये इसका synonym है, ये इसका antonym है, start playing. And there are many vocabulary apps available on Play Store जिसके थ्रू आप उन गेम्स को खेल सकते हैं. Okay, इस बार मैंने वर्डस्मिथ में कुछ नया किया है. वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस. इस बार मैंने एक पिक्चर को ही रिलेटेड वर्ड्स और रेफरेंस दिए हैं. एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज से कुछ वर्ड्स लिए हैं. मे बी अगले वर्ड्समिथ में भी इसी एवेंजर्स मूवी के कुछ नए वर्ड्स आएंगे जो आपको याद रखने में भी आसान होंगे. यू मस्ट हैव सीन थानोस, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन. जो एवेंजर्स या मार्वल मूवीज के फैन है उनके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. So let's get ready. आज के वर्ड्समिथ में सारे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के वर्ड्स लिए गए हैं. सबसे पहला वर्ड है रिजरेक्शन. रिजरेक्शन, रिजरेक्शन रीबर्थ, पुनर्जन्म, या आप इसको कहते हो कि मरने के बाद जब इंसान उठाया जाता है, दैट इज रिजरेक्शन. ओके, ये वर्ड थानोस यूज करता है जब वो एसगार्ड पे जाकर थॉर को और लॉकी को मारना चाहता है. लॉकी को तो मार देता है, थॉर बच जाता है. सो ही सेज दैट देयर विल बी नो मोर रिजरेक्शंस. नो मोर रिजरेक्शंस मतलब अब मर के दोबारा कोई जिंदा नहीं होगा. तो ये एसगार्ड पे जब वो अटैक करता है, ये वर्ड वहां यूज करता है. मरने के बाद अब कोई जिंदा नहीं होगा, अब कोई नहीं उठाया जाएगा. देयर विल बी नो मोर रिजरेक्शंस. नेक्स्ट इज गॉन्टलेट. गॉन्टलेट तो काफी फेमस हो गया है. आप देख सकते हैं फोटो में थानोस जिसमें अपने इंफिनिटी स्टोन्स को सजाता है. बेसिकली इट इज नथिंग बट अ ग्लव विच प्रोटेक्ट्स योर हैंड. जनरली एक मेटल ग्लव होता है जो आपके हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है. दैट्स गॉन्टलेट जो थानोस पहनता है, जो आयरन मैन पहनता है, और जिस गॉन्टलेट के ऊपर बहुत झगड़ा होता है. फाइनली क्विल एंड में उस गॉन्टलेट को खींचने में पूरा प्लान फेल कर देता है. दैट्स गॉन्टलेट. It's a glove which is used to protect your hand. Very common one. Next is snap your fingers. This chutki bajana is nothing but snap your fingers. This action is called as snapping your fingers. So basically Thanos was having the power to eliminate half of the population of the world by just snapping his fingers. This is snapping your fingers. You can see that. Next is वाइप आउट. वाइप आउट कर देना यानी पूरी तरीके से मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली. एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नहीं, बट एवेंजर्स एंड गेम में थानोस का ये इंटेंशन होता है कि आई विल वाइप आउट द पॉपुलेशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड आई विल क्रिएट सम न्यू ह्यूमन बीइंग्स फॉर हुम आई विल बी द गॉड. यानी वो वाइप आउट कर देना, पूरी तरीके से मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली. एवेंजर्स एंड गेम में उसके दिमाग में ये आता है जब दोबारा से यानी टाइम मशीन को लेकर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर लड़ते हैं थानोस से. सो वाइप आउट इज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. नेक्स्ट इज स्पीक फॉर. स्पीक फॉर यानी किसी के बिहाफ पे बात करना. ये वो सीन है जब बेसिकली आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क थानोस की आर्मी को फेस करते हैं. दे आर फेसिंग थानोस आर्मी और डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पे आयरन मैन बोलता है प्लीज पैक अप एंड मूव, द अर्थ इज क्लोज टुडे. तो फिर द आर्मी मेंबर ऑफ थानोस सेज डू यू स्पीक फॉर योरसेल्फ और दिस मैन इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू. तुम अपने लिए बात करोगे, ये तुम्हारे लिए बात करेगा. Then Dr. Strange says, I can speak for myself. Obviously, I can speak for myself. Yani, you speak your mind. You speak your thoughts. So Dr. Strange uses this, I can speak for myself. Next, trespassing. Trespass. Trespass करना यानी violate करना. Basically, किसी ऐसी जगह पे बिना बुलाए आ जाना जो आपको नहीं आना चाहिए था. Uninvited incursion. बेसिकली वॉयलेट करना नॉर्म्स को, ट्रेसपैस करना. ये वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन में से कोई एक जब थानोस की आर्मी स्पेसशिप लेके डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन लेने आती है. तो वो देते यू आर ट्रेसपैसिंग, यू आर वॉयलेटिंग द रूल्स, यू आर वॉयलेटिंग द नॉर्म्स एंड यू आर नॉट इनवाइटेड हियर. दैट इज ट्रेसपैस. नेक्स्ट, एट द हैंड्स ऑफ. एट द हैंड्स ऑफ में अगेन
थानोस का एक मेंबर होता है आर्मी का जो बोलता है यू आर अबाउट टू डाई एट द हैंड्स ऑफ थानोस। बेसिकली जब कोई तकलीफ किसी को दी जाती है तो आप बोलते हैं एट द हैंड्स ऑफ, एंड दिस सेंटेंस इज यूज्ड बाय हिम, यू आर अबाउट टू डाई एट द हैंड्स ऑफ थानोस। यस, कॉज्ड बाय। To keep an eye on someone. To keep an eye on someone is to keep a watch on someone. ये Iron Man use करते हैं because हल्क का हल्क जब बाहर नहीं आता है, so Iron Man says to one of the members from the Doctor Strange की टीम के कि please keep a watch on him, please keep an eye on him, just take care of him. That is to keep a watch on someone. Genocide. Genocide is nothing but deliberate killing of many people. जानबूझ के जो थानोस मारना चाह रहा था इतने सारे लोगों को, दैट्स नथिंग बट जेनोसाइड। यू मस्ट हैव सीन दिस। ये वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जब वो फर्स्ट टाइम थानोस को फेस करते हैं in Avengers Infinity War, the final part, the climax part. So that's a genocide, to kill many people, to destroy a race, to destroy a particular, you can say, group of people. That's genocide. Next is sanctum. Sanctum is a sacred place. ये स्टार्टिंग में ही आया है मूवी के, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि this sanctum has been destroyed. This sanctum is a sacred place. A sacred place is sanctum. Clear? So this was all about Avengers Infinity War. Let's go for grammar geek. Grammar geek में बच्चा आज मैं बात करूंगी phrasal verbs की. I'll talk about something called as phrasal verbs. Now when you talk about phrasal verb में दो parts होते हैं. The first is verb and the second is a particle. First is a verb and second is a particle. Phrasal verbs को generally informal language में ज्यादा यूज किया जाता है और phrasal verbs SBI वालों के बहुत फेवरेट है, चाहे प्री हो, मेंस हो, पीओ हो, असिस्टेंट हो, ये phrasal verbs से पीछा छोड़ते ही नहीं। SBI वालों को phrasal verbs बहुत पसंद है। तो phrasal verbs nothing but words which consist of a verb and a particle. Now what is a particle in English? Particle ऐसा शब्द होता है बेसिकली जिसमें खुद की कोई ताकत नहीं है, खुद में कोई ताकत नहीं है, बट अगर वो वर्ब के साथ जुड़ जाए तो वर्ब का मीनिंग बदलने की ताकत रखता है। अगेन रिपीट, पार्टिकल में खुद का कोई अस्तित्व का मीनिंग नहीं है, बट अगर वो वर्ब के साथ जुड़ जाए तो वर्ब का मीनिंग चेंज करने की ताकत रखता है। पार्टिकल्स कैन बी इंटरजेक्शंस, prepositions, conjunctions और adverbs. Particles कौन सी part of speech हो सकते हैं? Interjections, prepositions, conjunctions and adverbs भी particles हो सकते हैं, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन verb के साथ जुड़ जाए तो मीनिंग बदलने की हिम्मत रखता है। Okay? A part of a word or a word that has a grammatical purpose but often has little or no meaning. उसका सिर्फ grammatical use है, उसका मीनिंग एज सच नहीं होता है। जैसे I tidied up the room, so up is acting as a particle here. Next, कुछ ऐसे phrasal verbs हैं जो separable हैं। Separable यानी आप इनको साथ में भी लिख सकते हैं, आप इनको अलग भी कर सकते हैं। These are separable phrasal verbs. कुछ ऐसे phrasal verbs हैं जो separable हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। जैसे कि they have called off the meeting. Called off यानी cancel कर देना। They have called off the meeting. दोनों बराबर है। They have called the meeting off, correct, और they have called off the meeting. यहां पे आपने इसको अलग लिखा, separable, इसके बीच में कोई दूसरा वर्ड आया, आपने इसको साथ में लिखा, that is also correct. ठीक है? Separable phrasal verbs generally अपने बीच में pronoun को लाते हैं। Separable phrasal verbs generally अपने बीच में किसको लाते हैं? Generally I am saying, not every time. Generally किसको लाते हैं? Pronoun को लाते हैं। ठीक है? So I didn't want to bring the situation up. To bring up the situation is to talk about a particular subject. Bring up को आपने दूर लिखा, that is separable. उनके बीच में कोई शब्द आ सकते हैं। The second is non-separable. Non-separable यानी ये ऐसे phrasal verbs हैं जिनको आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते।
ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, नसी, हु लुक्स आफ्टर द बेबी व्हेन यू आर एट वर्क. लुक्स आफ्टर को आप अलग नहीं कर सकते. ठीक है. आई केम अक्रॉस को आप अलग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एड वर्ड्स इन बिटवीन देम. द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू को आप अलग नहीं कर सकते. ठीक है. सो बेसिकली गेट ओवर अगेन, दीज आर नॉन सेपरेबल. यू कैन नॉट सेपरेट देम. यू कैन नॉट सेपरेट दीज फ्रेजल वर्ब्स. नेक्स्ट इज with two particles. With two particles, get on with. Can you see this? Get rid of. Can you see this? Put up with. These are two particles. Phrasal verbs with two particles. Phrasal verbs के कितने type है? 3. The first is separable, non-separable and with two particles. Put up with. Up and with is to put up with, is to tolerate with somebody. बर्दाश्त करना किसी को. Get on with, किसी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना. गेट रिड ऑफ, किसी से पीछा छुड़ाना. सो दीज आर फ्रेजल वर्ब्स विद टू पार्टिकल्स. क्लियर? नेक्स्ट, अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स करते हैं. लेट्स गो सम मिस्टेक्स व्हिच वी शुड अवॉइड. टुडे इज ऑफिस देयर. दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग दिस. यू हैव टू आस्क, इज टुडे अ वर्किंग डे? आर वी वर्किंग टुडे? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट. That only, she is very beautiful. अरे मैं वही तो कहना चाहती थी. That only, she is very beautiful. No. You have to say, that was what I said. She is very beautiful. That was what I said. She is very beautiful. Next, last before year he was in India. Last before year नहीं बोला जाता. Year before last. पिछले का पिछला. क्या कहते हैं इसको आप? Suppose this is 2021. और अगर मुझे 2000 के पहले 2000 के 2021, 2020, 2019 की अगर बात करनी हो तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा? year before last. Year before last he was in India. Year before last. Okay? Last before year नहीं. If I have to talk something with respect to 2019, then I have to say year before last. Clear? Okay. Let's talk about the final part and that is motivation. मैं चाहूंगी कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा एक पढ़ लें 1 मिनट अच्छे से. It is not the stress that causes disturbance, pain or problem. It is the time that you associate yourself with the stress that causes disturbance, pain or problem. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि टेंशन तुमको टेंशन नहीं देता है. What are you saying, ma'am? टेंशन तुमको टेंशन नहीं देता है. जितनी देर वो टेंशन तुम्हारे साथ रहता है वो टाइम तुमको टेंशन देता है. Should I clear it? Okay, I will. I'll give you my own example. टेंशन तुमको टेंशन नहीं देता है. टेंशन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है. स्ट्रेस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम बेसिकली जितनी देर वो स्ट्रेस तुम्हारे साथ रहता है वो क्रिएट करता है. मतलब I explain you. आपके साथ कोई भी एक नेगेटिव चीज हुई है. अभी ये कोविड-19 की वजह से तो बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए हैं. नेगेटिव चीज हुई है. कितनी देर आप उसको पकड़ के रखोगे ना तब तक दर्द होगा. जब आप उसको छोड़ दोगे ना, अल्टीमेटली यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट पेन, दैट प्रॉब्लम, दैट ट्रबल. आई विल गिव यू माय एग्जांपल. स्टूडेंट्स, हमारा जहां स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो और मेरा घर 10 किलोमीटर्स दूर है. स्टूडियो और मेरा घर 10 किलोमीटर्स दूर है. एटलीस्ट इन अ सिटी लाइक औरंगाबाद 10 किलोमीटर्स इज आल्सो it's a big thing, right? Traveling 10 kilometers each day, at least in Aurangabad, is a big thing. मुझे एक आदत है कि मैं कभी भी अपना पर्स क्या करती हूँ ड्राइविंग के टाइम, आई जस्ट मेक अ पॉइंट कि मैं हैंडबैग कैरी करती हूँ अपने शोल्डर पे ड्राइविंग के टाइम पे. एंड जनरली लेफ्ट साइड पे मैं कैरी करती हूँ. मेरे शोल्डर के लेफ्ट साइड पे मैं मेरा हैंडबैग लगा के ड्राइव करती हूँ. अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 2 व्हीलर ड्राइव मुझे 10 किलोमीटर की करनी पड़ी हो. 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना होता है एंड मेरे बैग में इतना कुछ हैवी सामान रहता भी नहीं है. आई जस्ट कीप अ डायरी, अ मोबाइल फोन एंड अ पेन, दैट्स इट. बहुत हल्का है वो बैग. जब मैं स्टार्टिंग में स्टूडियो आ रही थी, अ मंथ एंड अ हाफ के बाद मुझे शोल्डर पेन स्टार्ट हो गया.
एंड आई वाज नॉट रिकलेक्टिंग कि किस वजह से हो रहा है. So I went to my doctor, orthopedic, जिनके पास मैं मेरे lower back का भी treatment कर रही हूँ. I said, I don't know, I have started a pain in my shoulder और ऐसे लग रहा है कि my activities of the shoulder are getting reduced. Pain हो रहा है shoulder में. And he is a very famous doctor, Dr. Kagi Nalkar. He's an orthopedic from Aurangabad. And he said, have you changed your lifestyle? He never gives me medicines. He asked, have you changed your lifestyle? I said, nothing. I'm just traveling to my studio for recording sessions. And that distance is hardly 10 kilometers. और वैसे भी मैं 2-wheel drive है मेरी, तो बैक में पेन होना चाहिए था, शोल्डर क्यों पेन हो रहा है? Then he asked, तुम अपना पर्स हैंडल को लटकाती हो क्या? पर्स हैंडल को नहीं लटकाती हूँ सर, मैं मेरा पर्स मैं हाथ को लटकाती हूँ. And he said, that is the reason. मैंने कहा सर लेकिन पर्स में वजन ही नहीं है ना, एक डायरी है, इतना सा मतलब बहुत कम, पाव किलो से भी कम वजन होगा सर, वजन ही नहीं है उसमें. Then he told me, it is not the वजन, it is not the weight that is causing the problem. भले ही वो पाव किलो है, वो पाव किलो से भी कम वेट रखता होगा, आपकी कितनी सी डायरी है, एक मोबाइल है, बस है. बट वो कितनी देर है उसकी वजह से पेन शुरू हुआ. बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स लगते हैं. मैं बहुत स्लो चलाती हूँ, इसलिए 25 to 30 मिनट्स में मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी स्लो चलाती हूँ. तो बेसिकली प्रॉब्लम मुझे शोल्डर का पेन उस पर्स के वजन से नहीं हो रहा था, उसमें कुछ वजन था ही नहीं, बट उसको जो मैं 25 मिनट्स अपने साथ लगा के रख रही थी, उस वजह से प्रॉब्लम हुआ. कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जिस चीज का हम स्ट्रेस लेते हैं, जिस चीज का हम टेंशन लेते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन उस उतनी छोटी चीज को अपने साथ अपने सर में बिठा के हम कई दिनों तक रखते हैं, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. क्लियर? सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस है. टेंशन बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत समय तक पकड़ के रखोगे ना, तो पेन शुरू हो जाएगा. पर्स में हार्डली मेरे एक डायरी और एक मोबाइल फोन रहता है, बट मेरा शोल्डर पेन शुरू हो गया एंड आई हैव टू टेक ट्रीटमेंट फॉर दैट. Then I realized it was not the weight of the purse that was causing the problem. It was the time, duration. इतना टाइम मैं वो पर्स को कैरी कर रही थी, उसने मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए. सेम स्ट्रेस इतना सा होगा, लेकिन बात बहुत छोटी होती है, लेकिन तुम अगर उसी चीज को अपने दिमाग में देर तक रखोगे तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी. स्ट्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि तुमको स्ट्रेस दे, और कई बार स्ट्रेस अच्छा भी होता है. स्ट्रेस also has got positive impacts, positive results, and this has been shown in psychology. But stress for a longer duration will always have negative effects. This is also shown by psychology. Stress पॉजिटिव भी दे सकता है इम्पैक्ट, नेगेटिव भी दे सकता है, लेकिन स्ट्रेस जो लंबे समय तक रहे हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, हमेशा. तो स्ट्रेस को कहां छोड़ना है, कितने समय तक अपने साथ रखना है, ये आपके पास चॉइस है. किसी का पर्स चोरी हो गया, ऑफ कोर्स दुख होगा. मैं हो, वैभव सर हो, आप हो, आपको दुख होगा कि यार मेरा पर्स चोरी हो गया, लेकिन वो दुख को कितनी देर तक मनाना है, ये आपके हाथ में. और जितनी देर तक मनाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. क्लियर? स्ट्रेस आना, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी मच ह्यूमन, लेकिन स्ट्रेस को कितने समय तक रखना, दिस इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स. क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू कट डाउन. जहां पे जरूरत पड़ती है उसको वहीं पे खत्म करने की आदत डालो स्ट्रेस को. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप स्टडीइंग, keep watching Avengers Infinity War to find out more new words coming up in the next session of QuestPod. Thank you so much. Have a wonderful day.